तो लीनियर मोमेंटम में इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोशन में मास की जगह किसने ली है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ने। सो जब हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम को तो वी डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। या फिर आपने लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। वो लीनियर मोशन था, तो ये कौन सा मोशन है? एंगुलर। इट इज आल्सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, लेकिन वो मोशन फिर एंगुलर मोशन हुआ करेगा। हम उसकी रेफरेंस से डिफाइन करेंगे इसे। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अगेन देखें, यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, इसको आप पॉइंट मास भी समझ सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का। और अबाउट दिस एक्सिस बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कल यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं इस बॉडी के मोशन के लिए। बॉडी को पॉइंट मास ही कंसिडर कर लें, आगे कैलकुलेशन हमने वैसे भी पॉइंट मास पे करनी है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। तो जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होगा। ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर भी है और ये मोमेंट आर्म भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लीनियर वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है और लीनियर मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन है। अगर आप दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल रखते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम को और रेडियस को, बताइए कितना एंगल आ रहा है दोनों में? 90। अगर अब आप आर क्रॉस पी कैलकुलेट करें तो आर क्रॉस पी क्या देगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड आती है। अच्छा, सिंबॉलिकली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? सिंबॉलिकली इट इज गिवन बाय एल। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में? ये आपके पास हो गया एल और ये आपके पास आर क्रॉस पी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड। अच्छा, तो क्या मैं इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकता हूँ? यस सर। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस विद एनी फिजिकल क्वांटिटी इज अ मोमेंट। तो ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहलाता है। जैसे हम फोर्स को मोमेंट ऑफ टॉर्क कहते हैं, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। ये इक्वेशन कब वैलिड है? ये इक्वेशन उस वक्त वैलिड है जब आपके पास लीनियर मोमेंटम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। और
एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास इसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी या कंडीशंस आ जाएंगी जिन हालात में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यूनिट क्या होगा इसका? अच्छा, फैक्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ज़रा क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म को ओपन करते हैं। एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। तो क्या पता चला ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड वाइज? आर पी साइन थीटा, आर पे, पी पे और थीटा पे। कौन से एंगल के लिए एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा? कौन से एंगल के लिए जीरो होगा? जीरो के लिए। और कब ये पॉजिटिव होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस, गुड। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इट इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इट इज नेगेटिव। नींद आई हुई है? अच्छा, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे बता देंगे। For anti-clockwise rotation, it is positive. For clockwise rotation, it is negative. ये कन्वेंशन उस वक्त तक वैलिड है जब तक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हों या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हों। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हों या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ, जो कि होगा, जो कि कब होगा? जब आप फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में बोहर मॉडल पढ़ेंगे, पढ़ लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो डाउनवर्ड आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन नेगेटिव है और क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सवाल तो पूरा करने दो यार मुझे, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। नो आज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन anti-clockwise direction. The angular displacement of electron is upward या downward? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वेंशन ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वेंशन क्योंकि देखो, जब पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो तो वो तो ऐसे घूमेगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, अपवर्ड आएगा। लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसके एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए रिजल्ट डाउनवर्ड होंगे। वो अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में अपोजिट होता है। समझ आई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो और एंगुलर मोमेंटम हो, इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ चेंज कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। याद रहेगा? ये बड़ा महंगा पॉइंट था, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ ये होते हैं, इसकी अलग से फीस जमा करो खाली आप। समझ आई कि नहीं अभी क्लास के बाद? ओके, फिर आज जो फैक्टर्स तो यहाँ पे हमें नज़र आ गए, उन पे इतनी खास डिस्कशन है नहीं, यूनिट पे डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बता सकते हैं? ठीक है, ठीक है। आर का यूनिट भूल गए आप? आर भुला दिया ना? मोमेंटम का यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, लेकिन आर का यूनिट भी तो है ना। तो मीटर इनटू किलोग्राम मीटर पर, जो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, सुने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विद मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विद सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई विद मीटर। सेकंड से मल्टीप्लाइंग डिवाइड किया,
सेकंड इंटू सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा? न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकम न्यूटन। मीटर को आगे, सेकंड को पीछे, मीटर को इस तरफ पीछे और सेकंड को आगे, न्यूटन मीटर बिकम जॉल। रिजल्ट क्या आया? जॉल सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है जॉल सेकंड। ये पता है या नहीं? जी बेटा, कौन सा? एस कैंसिल करने होते तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करता? मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये सेकंड के साथ मिले सेकंड स्क्वायर बनाए और ये सेकंड स्क्वायर इसको न्यूटन बनाए। बेटा ऐसे मुझे शौक चढ़ा था, दिल चाह रहा था मेरा। तो आगे रिलेशन बनाना था मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड का जॉल सेकंड के साथ। ये इसके भी बराबर है ना मेरा बेटा? अब मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा। मिटा दो, मिटा दो। अच्छा, मिट गया बस। बस नहीं, दिल ठंडा हुआ, मिटा दो, इरेज करो। बड़ी डिस्ट्रक्टिव फीलिंग है मेरी बेटी की। बस बस दिल ठंडा हो गया। बस मेरा बेटा क्या चाहता है? दोबारा ले आऊं? दोबारा ले आऊं? सिर्फ अंडू कर लो? तो मेरा बेटा कह रहा है अंडू कर दो। ये लो। मैं दोनों में इंसाफ कर सकता हूँ, बेटों में भी और बेटियों में भी। ना मैं अपनी बेटी का दिल तोड़ सकता हूँ, ना मैं अपने बेटों का दिल तोड़ सकता हूँ। मेरा इंसाफ देख लो। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट। ये जो हमने किया, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया कि बोहर मॉडल की एक स्टेटमेंट हर बच्चे को याद होती है, पता नहीं क्यों। द एंगुलर मोमेंटम mvr of electron is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। ये लिखा हुआ है आप लोगों ने, जो आप लोगों को समझ तो नहीं आता लेकिन याद जरूर होता है। mvr is equal to nh by 2 पाई। इसका मतलब किसको पता है? mvr बेसिकली क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लॉस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। p into r is equal to n by 2 पाई को अलग करने, h को अलग करने। इसका क्या यूनिट होता है n by 2 पाई का? कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट है जिसका यूनिट n तो एक नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, और 2 पाई वो भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकंड। समझ आई कुछ? एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट है सेम यूनिट्स, इन दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं। ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको पहले से ही डेरिवेशन करके दी थी कि आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा कि ये एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि इन दोनों का यूनिट सेम है। और इस इक्वेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? कांस्टेंट। और कुछ? कि ये दोनों, बाकी मैं फिल इन द ब्लैंक करूं। इस इक्वेशन का मतलब किसी को पता है या नहीं? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया अलग से, इससे आगे चलेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास इन सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है, ये वाली, ये एक पॉइंट मास है, डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसके पास एक लीनियर मोमेंटम p है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। L इज इक्वल टू r इंटू पी। हमने लिख दिया r इंटू पी, लेकिन p क्या है? लीनियर मोमेंटम है। mv, इसको रीअरेंज करें तो mvr बन जाएगा, जो आपने रटा किया हुआ है, लेकिन
ये लीनियर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोशन में। सो वी की जगह क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा। आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। लेकिन ये एम आर स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पॉइंट मास का। एम आर स्क्वायर इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास। ये जनरल इक्वेशन है और ये स्पेसिफिक इक्वेशन है। अगर बहुत से पॉइंट मासेस हुए तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, और वो हम करते भी हैं। अब लाइक सेम हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो रोटेटिंग रिजिड बॉडी में जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग एक इरेगुलर शेप्ड रिजिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें से पास कर दें लाइक दिस। इसमें बहुत से पॉइंट मासेस बना लें। यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका डिस्टेंस r1, पॉइंट मास डिस्टेंस r2, r3 अप टू rn। इन तमाम पॉइंट मासेस के डिस्टेंस मेंशन कर दें। तो यहाँ पे पॉइंट मास m1 एट अ डिस्टेंस r1, पॉइंट मास m2 एट अ डिस्टेंस r2, पॉइंट मास m3 एट अ डिस्टेंस, पॉइंट मास mn एट अ डिस्टेंस rn। अब एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि सारे एक ही एक्सिस के अबाउट एक ही टाइम में मूव कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सबका सेम है, एंगल सबने सेम बनाया, एंगुलर वेलोसिटी सेम। पॉइंट मास 1 के लिए L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, Ln mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, ऐड करेंगे तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। इन सब में कॉमन तो L m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर कॉमन ओमेगा। इस सब को समेशन ऑपरेटर से क्लोज करें। समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू n mi ri स्क्वायर ओमेगा। बताइए कि ये किसे रिप्रेजेंट करता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी पॉइंट मासेस से बनी हुई है और इन तमाम पॉइंट मासेस के मोमेंट इनर्शिया का सम हमें इसी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद आपके पास रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे चैप्टर 3 में था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। अब ये उसकी कॉपी है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो यू जस्ट स्टार्ट विद लाइक, इधर देखो दो तीन लाइंस में, फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दें। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड
टॉर्क। इस आर को अंदर शिफ्ट कर दें तो ये आर पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बन जाएगा, लेकिन आर पी क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। सो जैसे आपके पास फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरह टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कौन सा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ की है इसमें? First statement is a statement of Newton's second law. The second statement is also the statement of Newton's second law for rotational motion. ये दोनों न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन फ़र्क ये है वो लीनियर मोशन के लिए और ये एंगुलर मोशन के लिए है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी और एक्सटर्नल टार्क भी? यहीं से आता है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने चैप्टर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो क्या स्टेटमेंट होगी? गुड। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the net torque on the system is 0 या angular momentum of the system remains constant। तो बेहतर ये होगा कि हम यूं स्टार्ट करें कि for an isolated system the total angular momentum of the system remains constant। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे कि आप दो बातें वही पुरानी लिखें कि सेकंड लॉ के मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ states that torque is equal to time rate of change of linear momentum, but for isolated system yes the torque acting on the system is 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 0 is equal to delta L upon delta t। 0 into delta t become 0, तो we write 0 is equal to delta L। delta L means final minus initial, negative इधर आके, which means LF is equal to LI is equal to LF, which means L remains constant। तो ये आपके पास कंजर्वेशन होगी। ये बताइए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ? थर्ड लॉ। जो भी कंजर्वेशन है, लीनियर हो या एंगुलर हो, थर्ड लॉ के मुताबिक है। मैंने चैप्टर 3 में ये बात प्रूफ भी की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशंस आती हैं आपके पास। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। क्या अर्थ सन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है? नहीं। तो फिर कौन सा पाथ है? एलिप्टिकल पाथ है। वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास सन। और अर्थ सन के गिर्द एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, जिसमें सन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है। नतीजा ये होगा कि एक तरफ फासला ज़्यादा है पेरिहीलियन और दूसरी तरफ कम है एपीहीलियन। इट इज़ लाइक दिस, पेरिहीलियन एपीहीलियन, हीलियम इनके नाम है। मैं फ़िलहाल इसको ए और बी कह देता हूँ और आप मुझे ये बताएं कि सर्दी कहाँ पे और गर्मी कहाँ पे? बी पर और ए पर, और ये दोनों बातें हाँ
आप फिज़िक्स में वो मत एक्सपेक्ट किया करें जो आपकी अकल में आ रहा है, क्योंकि आपकी अकल को ऐसे भी जंग लगा हुआ है, तो सही काम करती नहीं है, आप उसका अपोजिट एक्सपेक्ट किया करें। नहीं बेटा, मैंने ये काम नहीं करता था मैं, ठीक है। अगर आप लोगों की अकल को जंग लगा हुआ है तो अपने ऊपर खुद मेहनत करें। 0 मीटर चाहिए तो गधा हलाल करके खाएं, दिमाग निकाल के, वरना भैंसे बकरी तो आप लोगों के घर में हलाल होती होंगी, वो उसका भी वारा नहीं करता, मुर्गी हलाल कर लें, उसकी अकल लेके खा लें। चुप करो, अकल मुंह में। अपने ऊपर मेहनत करोगे तो किसी काबिल बनोगे ना। मैं इधर पढ़ाता रहता हूँ, कितनी चीज़ें मैंने पढ़ा भी दी हैं, सिखा भी दी हैं। इधर बुद्धू के बुद्धू बैठे हुए हैं, कुछ लोग बातों में मसरूफ़ होते हैं, कुछ लोग नंबर नंबर पे छुट्टी कर रहे होते हैं, आज ये नहीं आएगा तो कल मैं नहीं आऊँगा, तो परसों मैं नहीं आऊँगा। कुछ लोग तो क्लास में सो भी रहे होते हैं आजकल, तो खाक तुम लोगों को फिर पता लगेगा। इधर देखो सारे, यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब कि ना ही अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रही है, ना ही अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन रेवोल्यूशन कम हो रही है। अर्थ की स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन कांस्टेंट है, जो हमने निकाली भी थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रोटेशन के लिए भी और रेवोल्यूशन के लिए भी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, mvr। अब मास ऑफ अर्थ तो वैसे भी कांस्टेंट है, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी। तो यहाँ पे रेडियस कम है और वेलोसिटी यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी। अब आप सन के करीब तो आ गए हैं, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप उतनी हीट नहीं एब्जॉर्ब कर पाते पर डे। अब आप सन से दूर तो चले गए हैं पॉइंट बी पे, लेकिन आपकी स्पीड बहुत, तो आप बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिन भी लंबे हो जाते हैं। तो इसमें और भी ज्योमेट्रीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि आग के ऊपर से हाथ गुजारें, आराम आराम से, आराम आराम से, बहुत सी हीट फ्लो करेगी और हाथ जलेगा, लेकिन आग के दरमियान से हाथ गुजारें और तेज़ी से गुजारें, जलेगा। टाइम, टाइम कितना मिल रहा है और स्पीड क्या है, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन है। आप जितनी हाई स्पीड से इधर से गुजरेंगे उतना कम टाइम होगा, उतनी कम हीट एब्जॉर्ब होगी, उतना टेम्परेचर कम रहेगा। जितना आप स्लो डाउन होते जाएंगे, अब पॉइंट ए से आगे जाने के बाद आप स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो उतनी हीट ज़्यादा लगेगी, हीट ज़्यादा लगेगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगा तो हीट ज़्यादा लग चुकी है, फिर आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सर्दी और गर्मी को एक्सप्लेन कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। सीजन्स, अब अगर ऐसा होता ना, सन एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ के सेंटर पे आ जाता, तो फिर सीजनल चेंजेस कभी भी ना होती। ये यानी ये कोई कमाल ही है ना, कमाल का निज़ाम है अल्लाह ताला का, कि हर चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरी कायनात पे गौर नहीं करते हो, तुम ज़रा कोई ऐप तो निकालो मेरे आसमान में, तुम मेरे निज़ाम में कहीं पे कोई गलती तो निकाल दो। हर चीज़ इतनी परफेक्टली प्लॉटेड है, इतनी परफेक्टली प्लॉटेड है कि उसके बारे में सोच के रिसर्च करके हैरानी हो जाती है कि वाकई में हर चीज़ अल्लाह ताला ने हिसाब करके रखी है, कैलकुलेट किया है कि ये ऐसे होना चाहिए, और फिर रख दिया उसको। और फिर अल्लाह की शान जब अल्लाह ताला बयान करते हैं ना, ये नहीं कोई अपनी तारीफ़ करे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे एक हुक्म देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। वैज़ा वैज़ा कज़ा अमरन अरादहु शैअन फ़यकूल लहू कुन फ़यकून। तो जब ये मेरे ख्याल में 2-3 जगहों पे ये आयत आई हुई है कुरान में। एक तो सूरह यासीन में कंफर्म मुझे पता है, वो मैंने काफ़ी पढ़ी तो इसलिए मुझे याद भी है, और इसके अलावा भी 1-2 जगहों पे आई हुई है, लेकिन मैंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी कि मैं बस ये याद कर लूँ कि कहाँ कहाँ पे आई हुई है। लेकिन ये आयत जब भी पढ़े ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसको कहता है तुम हो जाओ खुद ही, और वो हो जाती है। यानी कायनात की तमाम मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि अल्लाह ताला जब उसको कहेंगे ऐसे हो जाओ, खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये हुक्म था अल्लाह ताला का कायनात को कि ऐसे हो जाओ, और वो हो गए, वो हो गए ऐसे। ऐसी शान वाला रब, इतनी ताकत वाला रब, इतनी 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 जलाल और अज़मत वाला रब कि उसकी तो शान ही है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमा देते हैं कि और उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का
इरादा कर लेता है तो उसको कहते हैं हो जो। अब हम किसी चीज़ का इरादा, हम मखलूक़ात हैं ना। मैंने इरादा किया कि मैं यहाँ लिखूँ, तो जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं होगा मुझे इधर तक पहुँचने की, लिखने की तौफीक नहीं मिलेगी। तो हमारे हर अमर में आजिज़ी है, बेकसी है, मजबूरी है, हेल्पलेसनेस है। बिजली चली गई तो भी मैं नहीं लिख सकता। ये कदम अल्लाह ताला ने उठाने की तौफीक न दी तो भी, ये हाथ उठाने की तौफीक न दी तो भी, बोलने की तौफीक न दी। कितनी आजिज़ियाँ इन्वॉल्व हैं हम मिट्टी से बने हुए इंसानों के लिए, कितनी आजिज़ियाँ इन्वॉल्व हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो तो फिर ऐसी खूबसूरत ज़ात है, इतनी बावकार, इतनी जलाल व अज़मत वाली, वो बस कहते हो जो, और चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की एक और एग्जांपल, ये जो जिम्नास्ट होते हैं अक्सर, ये आपने देखा होगा कि ये समर सॉल्ट करते हैं एयर में। इनके इधर यहाँ पे नीचे बड़े बड़े स्प्रिंग वाले फॉर्म पड़े होते हैं, देखा कभी? यहाँ पे ये हाई अप एक बार होती है, तो ये अपने आप को यूं पहले ऑसिलेटरी मोशन देते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन देने के बाद ये क्या करते हैं, हैंड रिलीज करते हैं और अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अपनी बॉडी को यूं कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस। ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं, अपनी मास डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर रहे हैं। कम करने से क्या होगा, L इज इक्वल टू mv/r। मास तो कांस्टेंट है ना, जब r कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा समरसॉल्ट्स कर सकेंगे, फ्लिप कर सकेंगे एयर में। कलाबाजी, हवा में कलाबाजी मारने को क्या कहते हैं, समरसॉल्ट, फ्लिपिंग। उस फ्लिपिंग की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं एयर में। क्यों? क्योंकि जब आपका एयर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा तो फ्रैक्शन, यू कैन लैंड टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। फिर इसी तरह आपके पास एक रोटेटिंग कोस्टिंग सिस्टम भी होता है। इसके ऊपर एक बीकर रख दें, लाइक ये एक बीकर है, यहाँ पे एक रोटेटिंग कोस्टिंग सिस्टम है, ये स्पिनर है। बस इसको ये समझें, स्पिनर है, हम इस स्पिनर की स्पीड यहाँ से डिजिटली कंट्रोल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बटन्स होते हैं, तो ये अब कितनी वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ठीक है, ये इधर हम नॉब्स से कंट्रोल कर लेंगे, इधर नॉब्स बनी होती हैं। बताइए अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं ना, L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिखते हैं कि नहीं, लेकिन आई किसके बराबर होता है, mr स्क्वायर के। तो अब बताइए अगर मैं इसमें पानी के चंद कतरे डाल दूँ, if I pour some drop of waters into it, इसमें पानी के चंद कतरे गिरे तो ये स्लो डाउन होगा या स्पीड अप होगा, स्लो डाउन। पानी गिराया ना हमने इसमें, तो इसका मास बढ़ गया ना, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। चलो आसान एग्जांपल देता हूँ, आप भाग रहे थे, मेरे आगे से गुजरने लगे, मैंने आपको एक 5 किलो का बैग दे दिया, अब आपकी स्पीड बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी या कम होगी, कम होगी ना। तो ये भी रोटेट कर रहा था, मैंने इसमें पानी के चंद कतरे डाले तो इसकी स्पीड क्यों कम हुई, ये देखो, इसका मास ज़्यादा हो गया। तो अब एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ आई? इसी तरह एक्सरसाइज क्लब्स में, फिटनेस क्लब्स जो होते हैं, उनमें इस तरह की टर्न टेबल्स होती हैं, रोटेशन की एबिलिटी होती है। अब ये क्या करता है, ये अपने हाथ में 2 डंबल पकड़ के और यूं रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अगर ये डंबल्स को अंदर ले आए तो इसका आर यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन कम, तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज अगेन हैपनिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि इसने अपने आई को कम किया तो इसका ओमेगा ज़्यादा हो गया। ठीक है, थैंक यू।